फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है, हम 2 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सेकंड चैप्टर हम पढ़े थे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि जब कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे कि जब एक पार्टनर फर्म से जाता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, साझेदार का अवकाश एवं मृत्यु, ये चैप्टर का नेम है। देखिए, रिटायरमेंट का मतलब होता है छुट्टी लेना, कि अब वो वापस नहीं आएगा। छुट्टी लेना वो नहीं कि 10 दिन के बाद फिर चले जाएंगे, ऐसे वाला छुट्टी नहीं, वो हमेशा के लिए जब जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप सुनते होंगे कि वो रिटायर हो गए हैं, मतलब कि अब वो नौकरी छोड़ दी है या फिर उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे डेथ लिखा है। अब भाई किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो वो कैसे काम करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो यही चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ इस डेफिनेशन से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब फर्म से कोई जा रहा है। ठीक है। देखिए, मैं एज एग्जांपल समझा दूँ। देखिए, यहाँ पे समझा देती हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। अब बी किसी कारणवश, वो कारण क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए इन लोगों में झगड़ा ही हो गया। अब ये झगड़ा हो गया जिसकी वजह से सी कह रहे हैं अब इस फॉर्म में हम काम ही नहीं करेंगे। तो सी क्या कर लिए, सी अवकाश ग्रहण कर लेंगे, मतलब कि अब वो इस फॉर्म में काम नहीं करेंगे, अब केवल 2 लोग फॉर्म चलाएंगे। तो इससे भी कई सारे परिवर्तन हो सकते हैं, इनके लाभ और हानि के अनुपात में परिवर्तन होगा। फिर जो गुडविल थी, हो सकता है कुछ कम हो जाए, हो सकता है कुछ बढ़ जाए, है कि नहीं। मान लीजिए इनकी वजह से जो कस्टमर थे वो कम आ रहे थे, तो जब ये चले जाएंगे तो ज़्यादा आएंगे, है कि नहीं। अगर ये जो थे इनकी वजह से कस्टमर ज़्यादा आ रहे थे तो ये चले जाएंगे तो कम आएंगे, कोई कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो वो सारे इफ़ेक्ट इसी के कारण हो सकते हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर को भी पढ़ना ज़रूरी है। और इस चैप्टर से या तो एडमिशन के चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आपको थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी लगाने ज़रूरी हैं। ओके, आइए डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अनुसार, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो केवल आप लिख सकते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है धारा लिखें। अगर याद नहीं है तब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर याद है तो आप लिख सकते हैं, अच्छा खासा नंबर मिलेगा। फिर साझेदार क्या होता है, साझेदार शेष सब साझेदारों की सहमति से, मतलब जितने भी साझेदार बचे हुए हैं उनकी सहमति से या साझेदारों को स्पष्ट ठहराव, मतलब कि एग्रीमेंट जो हुआ था उन लोगों के बीच में, उसके अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकता है। या जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो शेष सब साझेदारों को अपनी अवकाश ग्रहण की सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वही अगर मान लीजिए ए बी सी 3 लोग थे, तो ए और बी को सी क्या करेगा, मतलब ए बी चाहते हैं कि सी निकल जाए, तो सहमति तो है, तो सी अगर निकलना चाहेंगे तो वो निकल सकते हैं। दूसरी बात, साझेदारों के स्पष्ट ठहराव, यानी कि पहले से ही एग्रीमेंट हो गया था कि इतना काम हो जाएगा तो आप इस फॉर्म से चले जाएंगे, या फिर जब भी आपका काम पूरा हो जाएगा तब आप फॉर्म से जा सकते हैं। तो सी ने अपना काम पूरा कर लिया, तो अब सी इस फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो एज एग्रीमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो उन्होंने आपस में बात किया हुआ था एज एग्रीमेंट हो गया। दूसरी बात, अवकाश ग्रहण कर सकता है। फिर या जब ऐच्छिक हो, मतलब कि मन मर्जी चलता हो, ऐच्छिक हो, अनिवार्य टाइप का ना हो, मतलब वहाँ पे ये ज़रूरी है कि एग्रीमेंट के अनुसार ही जाएंगे या शेष साझेदारों की सहमति के अनुसार ही जाएंगे, ऐसा कुछ ना लिखा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी मान लीजिए ए और बी हैं, इनसे सी ने कह दिया कि हम आपके फॉर्म में काम नहीं करेंगे और हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको केवल सूचना दिया और ये चले गए। तो सूचना दे के, अगर फॉर्म आपके अच्छे है तो वो सूचना दे के भी अवकाश ग्रहण कर सकता है। सॉरी, आप लोगों को एग्जाम्पल तो नहीं दिखा होगा, फिर भी देख लीजिए। ए और बी हैं, पहला था हमारा ठहराव। तो ठहराव में आपस में क्या कर रही हैं,
क्या कर लिए हैं, पहले से ही बात उत कर लिए हैं कि आपका काम पूरा हो जाएगा तो मैं आप यहाँ से जा सकते हैं। तो सी का काम पूरा हो गया तो सी वापस जा सकता है। एक तो ये हो गया ठहरा। दूसरा क्या है, सहमति, मतलब ए और बी चाहते हैं सी चला जाए और सी भी जाना चाहता है, तो ए और बी भी सहमत है सी चला जाए, और सी भी जाना चाहता है तो सी जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात था कि फॉर्म ऐच्छिक है, तो ये इन दोनों को केवल सूचना देगा, फ़ोन से कर देगा या फिर मिल के कह देगा कि अब मैं आपके फॉर्म में काम नहीं करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो तब भी जा सकता है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखेंगे एग्ज़ाम में तो भाई 3-4 लाइन में हो जाएगा आप लोगों का। तो उसके साथ साथ ये जो कारण है ना उसको भी लिख लीजिएगा, और हेडिंग डाल के उसके बीच में 2-3 लाइन भर सकते हैं आप लोग, अगर समझे होंगे तब। पहला लिखा है किसी सरदार से मतभेद होने का मतलब झगड़ा होना। ठीक है। उन लोगों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए और बी और सी हैं, इन तीनों लोगों में आपस में नहीं बनती है। आपकी जैसे आप ही मान लीजिए आपके तीन दोस्त हैं जिनसे एक लोगों से बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से बात होती है, अच्छे से रहते हैं, और एक लोगों से बिल्कुल नहीं पड़ती, मतलब दोस्त तो हैं लेकिन फिर भी पड़ती नहीं, झगड़ा होता रहता है, जब भी मिलेंगे तभी झगड़ा करेंगे। तो ये भी हो सकता है कारण। दूसरा, बीमारी या शारीरिक कमज़ोरी, मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर वो काम कैसे करेंगे। हाँ, कमज़ोरी है। अब कमज़ोरी आने के बाद समझ ही सकते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति क्या कर सकता है भाई। तो उसके लिए उनको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो उनके शरीर सही होंगे तभी तो काम करेंगे। अगर शरीर नहीं सही होंगे तो कैसे काम करेंगे। तीसरा देखिए, वृद्धावस्था। अब भाई कितना काम कराओगे। हाँ, वृद्धावस्था आ गया है यानी कि बुढ़े हो गए हैं वो। अब बुढ़े हो गए हैं तो भाई जाहिर सी मन है, मतलब कार्य में रुचि नहीं होगा, जो भी काम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ख़राब हो जाए, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। तो ये सारी चीज़ें वृद्धावस्था में आ सकती हैं। उसके कारण भी काम में रुचि नहीं लगता होगा, तो वो फर्म से बाहर जा सकते हैं। तो ये 3 कारण है जिसको आप एज अ हेडिंग डेफिनेशन में लिख सकते हो, और कम से कम 1 से 1.5 पेज तो होना चाहिए, अगर कम से कम आपका 5 नंबर का है तो। बाकी तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये अवकाश ग्रहण के समय किए जाने वाले समय, मतलब कि अवकाश ग्रहण हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहला तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना करने आना चाहिए। उसमें जब भी कोई पार्टनर जाता है या आता है तो जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट पड़ेगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ठीक है। 2 काम हो सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है ख्याति का लेखांकन, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी आपको सीखना है। मैं सब सिखाऊंगी भी। ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। यहाँ पे देखिए, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का मतलब है कि जो भी आपके एसेट्स हैं या तो कम हो जाएंगे या तो बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी आपकी कम हो जाएंगी या तो बढ़ जाएंगी, उसको भी आपको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, इसको भी देखना है। लास्ट है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण, मतलब कि उसको कितने पैसे दिए जाएंगे, इसको भी आपको निकाल के, तभी तो अगर निकाल लेंगे तभी तो देंगे। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले हम कल स्टार्ट करने वाले हैं कि नए लाभ हानि अनुपात की गणना कैसे करना है। ठीक है। और इस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे और 2-3 टॉपिक भी करेंगे, और हो सकेगा तो मैं 2 टॉपिक कल करवा दूंगी इसमें, और 1-2 और होगा तो अगले नेक्स्ट डे करवा दूंगी। ठीक है। और हाँ, पीछे के जितने भी वीडियोस हैं आप लोग देख लीजिए, ताकि आपके ये जो 2 चैप्टर हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।